पर राजकुमारी का विवाह किसी इंसान के साथ नहीं होगा, बल्कि उसका विवाह एक इच्छाधारी नाग के साथ होगा। ये सुनकर राजा के होश उड़ जाते हैं। क्या? इच्छाधारी नाग से? राजा धनराज अपने आलीशान राजमहल में अपने कमरे में अपनी पत्नी रानी सुमित्रा के पास बैठा था। राजा साहब, आप किस चिंता में डूबे हुए हो? रानी साहिबा, कल हमारी राजकुमारी बिटिया हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। हम कैसे रह पाएंगे अपनी राजकुमारी के बिना? राजा साहब, एक दिन हर बेटी को अपने ससुराल जाना ही होता है। कल राजा की बेटी का विवाह एक राजकुमार के साथ होने जा रहा है। बिटिया, आप खुश तो हो ना? पिताश्री, पता नहीं क्यों हमारा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है। ऐसे नहीं कहते बिटिया, कोई अनहोनी नहीं होगी, सब अच्छा ही होगा। तीनों आपस में बातें करने लगते हैं। अगले दिन राजकुमारी मानसी दुल्हन के अवतार में महल में सबके बीच में बैठी थी। वहाँ महल में नगर के कई सारे निवासी और कई सारे सैनिक, मंत्री सब मौजूद थे। मंत्री जी, ये लोग अब तक बारात लेकर क्यों नहीं आए? मुहूर्त का समय भी करीब है। महाराज, मैं पता करता हूँ। तभी एक सैनिक दौड़ते हुए वहाँ आता है। क्या हुआ नीलेश? महाराज, राजकुमार जी नहीं रहे। एक हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। ये सुनकर राजा और सबके होश उड़ जाते हैं। जिस राजकुमार के साथ राजकुमारी मानसी का विवाह होने जा रहा था, उस राजकुमार की मृत्यु की खबर सुनकर रानी और राजकुमारी दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। ये कैसा अनर्थ हो गया? हमारे होने वाले राजकुमार के साथ ये क्या हो गया? इस खबर से पूरे महल में मातम सा छा जाता है। एक ही पल में राजकुमारी की खुशियों को ग्रहण लग जाता है। जैसे तैसे राजा और रानी दोनों अपनी बेटी राजकुमारी को संभालते हैं। 2 दिन बाद राजकुमारी अपने कमरे में उदास बैठी थी। बिटिया, अब ऐसे उदास रहने से क्या होगा? होनी को कौन टाल सकता है? अब सब कुछ भुलाकर अपने जीवन में आगे बढ़िए। रानी सुमित्रा अपनी बेटी को काफी समझाती है। कुछ महीनों बाद राजकुमारी को फिर से एक राजकुमार का रिश्ता आता है, तो शादी के एक दिन पहले ही इस राजकुमार की भी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है। अब ये घटना 2 से 3 बार लगातार घटने लगी। जब भी राजकुमारी का किसी के साथ विवाह होने जाता है, तो राजकुमारी के उस होने वाले राजकुमार की विवाह से एक दिन पहले ही मृत्यु हो जाती है। अब इस घटना से राजकुमारी मानसी पूरी तरह से टूट चुकी थी। एक शाम राजा और रानी दोनों अपने कमरे में थे। महाराज, हमारी राजकुमारी के साथ ये क्या हो रहा है? क्यों उसे विवाह का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है? शायद हमने जीवन में कोई बुरे काम किए होंगे महारानी, जो आज वो हमारी राजकुमारी की खुशियों को बर्बाद करने का जरिया बन रहा है। राजा साहब, हमसे अपनी बच्ची को यूं उदास नहीं देखा जा रहा। आप कुछ भी करके हमारी बच्ची के जीवन में खुशियां ले आइए। अपनी बच्ची की उदासी देखकर राजा और रानी दोनों काफी दुखी हो चुके थे। हम एक महात्मा को जानते हैं, सुना है उनके पास हर समस्या का समाधान होता है। वो लोगों की कुंडली देखकर उनका भाग्य बताते हैं। उनकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। अगले दिन राजा अपने महल में एक ज्ञानी पुरुष को बुलवाता है और उन्हें अपनी राजकुमारी के दर्दनुमा जीवन के बारे में सारी बातें विस्तार से बताता है। महात्मा, आखिर हमारी बच्ची के भाग्य में क्या लिखा है?
क्यों उसे विवाह जैसे पवित्र बंधन का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है? राजकुमार की बात सुनकर ज्ञानी पुरुष खामोश होकर कुछ सोचते हैं और राजकुमारी की कुंडली पढ़कर राजा से कहते हैं। महाराज, जो बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ, ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगेगा, इसलिए मैं पहले ही आपसे क्षमा मांग रहा हूँ। आपकी राजकुमारी का भाग्य आम इंसानों के मुकाबले बहुत अलग है। मतलब? आपकी राजकुमारी के भाग्य में विवाह का सुख पाना तो लिखा है, पर राजकुमारी का विवाह किसी इंसान के साथ नहीं होगा, बल्कि उसका विवाह एक इच्छाधारी नाग के साथ होगा। ये सुनकर राजा के होश उड़ जाते हैं। क्या? इच्छाधारी नाग से? जी महाराज। नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया तो हमारी राजकुमारी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। भाग्य का लिखा बदला नहीं जा सकता राजा साहब। बाबा, इस विवाह को रोकने का कोई तो उपाय होगा ना? अगर ये संभव होता महाराज, तो मैं अवश्य इस विवाह को होने से रोक देता, पर भाग्य के लिखे को बदलना किसी के हाथ में नहीं है राजा साहब। जो लिखा है वो हर हाल में होकर ही रहेगा। अब ये कैसे होगा, कब होगा, ये तो मैं भी नहीं जानता। ये सुनकर राजा बहुत परेशान हो जाता है। अब मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। ज्ञानी पुरुष वहाँ से चले जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। हम अपनी राजकुमारी का विवाह एक सांप से नहीं होने देंगे। हम ये कतई नहीं होने देंगे। राजा पागल सा हो जाता है। अब ये बात राजकुमारी और रानी दोनों को नहीं पता थी। कुछ दिन बाद पास के नगर में एक बूढ़ा व्यक्ति हरिया गांव में हर एक घर के बाहर जाकर मदद की गुहार लगा रहा था, पर कोई उसकी सहायता नहीं कर रहा था। तभी काफी समय तक घूमने के बाद कुछ लोग हरिया को थोड़ा आटा और बासी खाना दे देते हैं। आज भी इतना कम खाना मिला, अब इतने में मेरा और दामिनी का पेट कैसे भर पाएगा। हरिया खाना और आटा अपनी थैली में डालकर दूर एक छोटे से झोपड़े में लौट आता है, जहां घर में हरिया की बूढ़ी पत्नी दामिनी चारपाई पर बैठी थी। हरिया अपने इस घर में अपनी पत्नी के साथ बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रहा था। हरिया और दामिनी की अपनी कोई संतान नहीं थी, ना ही उनका इस संसार में कोई अपना कहने वाला था। जी, खाना लाए के नहीं आप? सवेरे से भूख के कारण दम निकले जा रहा है मेरा। आज भी थोड़ा ही खाना और आटा मिल पाया है दामिनी। तभी दामिनी थैले से बासी खाना और आटा निकालकर चूल्हे पर खाना गर्म करती है और आटे से रोटियां बनाती है। इन बूढ़े पति पत्नी को कोई सहारा ना होने पर ये दोनों हमेशा ही एक दूसरे का सहारा बने रहते हैं। थोड़े समय बाद दोनों घर में बैठकर खाना खाते हैं। अपने बुढ़ापे के इस अकेलेपन को देखकर दामिनी की आंखों से आंसू निकल आते हैं। दुखी क्यों होती है दामिनी? मैं हूं ना तेरे साथ। हम मिलकर जीवन की हर परेशानियों का सामना कर लेंगे। यकीनन इंसान के जीवन की गरीबी और बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचने के बाद अगर पास में कोई सहारा ना हो तो उस इंसान का जीवन दुखों का आदी बन जाता है। हरिया रोज गांव में ऐसे ही दूसरों के घरों में जाकर खाना और पैसे मांगता था और अपना और अपनी पत्नी का गुजारा करता था। दामिनी, अपने इस गांव में तो अब मेरी कोई ज्यादा मदद नहीं कर रहा है, इसलिए कल से मैं पास के गांव में मदद मांगने जाऊंगा। शायद वहां कोई हमारी ज्यादा मदद कर दे। दोनों आपस में बातें करके सो जाते हैं। अगले दिन हरिया रोज की तरह अपना बड़ा सा थैला लेकर घर से निकल जाता है और पैदल चलते हुए दूर एक नगर में आकर
वहाँ के निवासियों से मदद की गुहार लगाता जाता है। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगते हैं। हरिया रोज राजा धनराज के महल में भी मदद मांगने आने लगा। एक शाम हरिया अपनी थैली में बहुत सारा आटा लेकर अपने गांव की ओर पैदल जा रहा था। अब चलकर तो मेरे पैरों में दर्द होने लग गया है। थोड़ी देर बैठकर आराम कर लेता हूँ। बुढ़ापा भी अजीब था और जीवन में संघर्ष भी काफी सारे थे। पेट की भूख मिटाने बूढ़ा हरिया रोज इसी तकलीफ को अपने गले लगा रहा था। तभी बूढ़े शरीर के साथ हरिया एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। हे भगवान जी, दामिनी से पहले मुझे मौत मत देना। अगर दामिनी से पहले मैं मर गया तो मेरी दामिनी का ख्याल कौन रख पाएगा। जीवन साथी चाहे किसी भी उम्र में हो, उसके प्रति प्रेम हमेशा जवान ही रहता है। तभी थकान के कारण हरिया को वहीं पर नींद लग जाती है। थोड़े समय बाद एक सांप आकर हरिया के आटे से भरी थैली में घुस जाता है। थोड़े समय बाद हरिया की आंख खुलती है। अरे ओह, मुझे तो काफी समय हो गया है। अब तुरंत घर जाता हूँ। दामिनी मेरी राह देख रही होगी। हरिया अपनी थैली उठाकर वहाँ से गांव की ओर निकल पड़ता है। थोड़े समय बाद वो अपने गांव अपने घर आता है और दामिनी को अपनी थैली दे देता है। दामिनी जब उस थैली को खोलती है तो आटे के ऊपर एक बड़ा सा काला सांप बैठा हुआ था। सांप! ये सुनकर हरिया घबरा जाता है। अरे अरे, ये सांप कहाँ से आ गया? अरे, इस सांप को भगाइए हरिया जी, वरना ये तो मुझे काट लेगा। हरिया सांप के पास आता है। वो सांप आटे पर बैठा हुआ था। नागराज दादा, हमें कुछ मत करना। हम बहुत गरीब लोग हैं। हमारे घर से चले जाओ नागराज दादा, हमारे घर से चले जाओ। हरिया और दामिनी इस सांप को देखकर बेहद घबरा रहे थे। तभी वो सांप अचानक एक सुंदर इंसानी रूप धारण कर लेता है। ये देखकर हरिया और दामिनी दोनों के होश उड़ जाते हैं। अरे, ये सांप इंसान कैसे बन गया? डरिए मत, मैं आप दोनों को कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ। मैं नागलोक से आया हूँ। क्या? इच्छाधारी नाग? तुम मेरी थैली में कहाँ से आए? जब आप उस पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे तब मैं चुपके से आपकी थैली में आकर बैठ गया था। तभी ये इच्छाधारी नाग दोनों को अपने बारे में सारी बात बताता है। माफ करना बेटा, हमें लगा तुम हमें हानि पहुंचाने आए हो। मेरी पीठ पर गहरी चोट आई थी, जिसके चलते मैं अपना इंसानी रूप धारण नहीं कर पा रहा था। पर जब मैं आपके आटे में आया तो आटा मेरे घाव पर लगने से मुझे थोड़ा आराम मिला और मेरा दर्द दूर होते ही मैं अपने इंसानी रूप में प्रकट हो गया। बेटा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे घाव पर नीम की छाल लगा देती हूँ। तभी दामिनी इस इच्छाधारी नाग को चारपाई पर बिठाती है और उसके जख्मों पर नीम की छाल पीस कर लगाती है। एक बात बताइए, आपका कोई बेटा या बेटी नहीं है क्या? नहीं बेटा, हमारा इस संसार में कोई नहीं है। हम दोनों अकेले रहते हैं। तभी हरिया अपने जीवन की सारी परेशानी इस नाग को बताता है। आपके जीवन की दर्दनुमा कहानी सुनकर तो मेरी आंखें नम हो गई। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लाल बादशाह है। मैं अपने नागलोक का सरदार हूँ। तीनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी दामिनी 2 बासी रोटी और मांगा हुआ थोड़ा खाना लाकर लाल बादशाह को दे देती है। क्षमा करना बेटा कि हम तुम्हें अच्छा खाना तक नहीं खिला पा रहे हैं, पर हम गरीबों के घर यही खाना बनता है और हम यही खाते हैं। तभी लाल बादशाह उस थाली को हाथ लगाता है जिस थाली में रोटी और बासी खाना रखा हुआ था।
तभी लाल बादशाह के हाथ लगाते ही उस थाली में लजीज पकवान आ जाते हैं। ये चमत्कार देखकर हरिया और दामिनी के होश उड़ जाते हैं। अरे, ये खाना कहाँ से आया? ये थाली अब एक जादुई थाली बन चुकी है। अब जीवन में कभी भी आपका कुछ भी खाने का मन हो, आप इस थाली से कह देना, वो खाना अपने आप इस थाली में आ जाएगा। ये सुनकर हरिया और दामिनी बहुत खुश होने लगते हैं। बेटा, हम गरीबों के ऊपर तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है। हम तुम्हारा ये एहसान जीवन भर नहीं भूलेंगे बेटा, जीवन भर नहीं भूलेंगे। अगर हमारा कोई बेटा होता तो वो जरूर तुम्हारी तरह ही होता। दामिनी और हरिया की बेबसी देखकर लाल बादशाह की आंखें नम हो जाती हैं। आप लोग दुखी मत होइए, आज से आपका बेटा मैं हूं। अब जब तक मैं आपके जीवन को खुशियों से नहीं भर देता, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। नहीं बेटा, हम अपनी वजह से तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहते। तुम्हारे नागलोक में तुम्हारी जरूरत होगी। अम्मा, मेरी माँ और मेरे पिता मुझे कई सालों पहले छोड़कर चले गए। मैं सालों से माँ और पिता के प्रेम के लिए तरस रहा था, पर आज यहाँ आकर आपका प्रेम देखकर मुझे अपने माता पिता की याद आ गई। आपके रूप में मुझे अपने माता पिता दिखाई देते हैं। मुझे यहाँ रहने दीजिए, मैं आपकी सेवा करके कुछ नेकी कमाना चाहता हूँ। लाल बादशाह की बात सुनकर हरिया और दामिनी उसे अपने घर में रहने की अनुमति दे देते हैं। ये लोग तो कितने गरीब हैं, इनका घर भी कितना छोटा है। चलो, अपनी शक्ति से इनके घर को राजमहल बना देता हूँ। तभी लाल बादशाह अपनी शक्ति से हरिया के उस झोपड़े घर को आलीशान महल बना देता है। अगले दिन जब हरिया और दामिनी की आंख खुलती है तो दोनों एक आलीशान कमरे में सुंदर से बेड पर लेटे हुए थे। ये कहाँ आ गए हम? ये तो कोई महल लग रहा है। हम यहाँ कैसे आए? दोनों कमरे से बाहर आते हैं। ये घर काफी बड़ा और आलीशान बन चुका था। बाहर लाल बादशाह कुर्सी पर बैठा था। बेटा, ये घर किसका है और हम यहाँ कैसे आ गए? ये आपका ही घर है पिताश्री। मैंने अपनी शक्ति से इसे आलीशान महल बना दिया। ये सुनकर और महल को देखकर हरिया और दामिनी की खुशियों का ठिकाना ना रहा। अब इसी तरह लाल बादशाह हरिया और दामिनी को हर दिन एक नई खुशी, ऐशो आराम की चीजें देने लगा था और रोज रोज उनकी खूब सेवा करने लगा था। कुछ महीने यूं ही बीत जाते हैं। एक शाम हरिया और सब घर में थे। बेटा, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अगर हमारी अपनी संतान भी होती ना, तो वो भी हमारी इतनी सेवा नहीं करता। मुझे तो खुशी इस बात की है कि मुझे आप दोनों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो जरूर कोई महान ही होंगे जिनकी कोख से तुमने जन्म लिया है बेटा। पिताश्री, आप मेरे लिए एक काम करोगे? हाँ बेटा, करूंगा ना। बोलो, क्या काम है? मैं विवाह करना चाहता हूँ पिताश्री। अरे, ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा। मैं कल से ही तुम्हारे लिए लड़की देखना शुरू कर देता हूँ। लड़की मैंने देखी है पिताश्री। बस आपको उसके घर जाकर मेरे विवाह का प्रस्ताव उसके माता पिता के सामने पेश करना होगा। कौन है वो लड़की? पास के नगर में जो राजा धनराज रहते हैं ना, उनकी बेटी राजकुमारी मानसी। मैं उसी से विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर हरिया और दामिनी के होश उड़ जाते हैं। मगर बेटा, ये कैसे हो सकता है? राजा साहब तो बहुत धनी हैं। वो इस राज्य के राजा हैं। वो कतई अपनी राजकुमारी को हम गरीबों के घर की बहू नहीं बनाएंगे। आप कोशिश करके तो देखिए पिताश्री। बेटा, मैं कई बार राजा साहब के दरबार में खाना दाना मांगने गया था। वो मेरा प्रस्ताव कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आप मेरी खातिर
एक बार कोशिश करके तो देखिए पिताश्री। तभी हरिया बेटे की बात मानकर पास के नगर में राजा धनराज के महल में आकर नगर के कुछ निवासियों के बीच बैठ जाता है। सामने राजा धनराज अपने तख्त पर बैठा हुआ था और सब उसके पास अपनी अपनी समस्या ले जा रहे थे। महाराज तो मुझे जानते हैं, मैं कैसे इनके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर जाऊं? हरिया को राजा के पास जाकर विवाह की बात करने में शर्म आ रही थी। तभी थोड़ी समय तक वहां बैठकर हरिया चुपचाप महल से बाहर आ जाता है। ये इतने बड़े राजा हैं और मैं रास्ते का एक मामूली सा भिखारी। कैसे कैसे हमारा मेल हो पाएगा? हरिया अपने गांव अपने घर लौट आता है। क्या हुआ पिताश्री? राजा साहब से बात हुई? अगर मैं इसे सच्चाई बता दूंगा तो ये दुखी हो जाएगा, सोचेगा मैं इसके लिए इतना भी नहीं कर पाया। इसने हमारे लिए इतना कुछ किया है। बेटा, मैं राजमहल गया था, पर वहां राजा साहब थे ही नहीं, तो उनसे मुलाकात ही नहीं हो पाई। कोई नहीं पिताश्री, आप कल सवेरे फिर चले जाना। तीनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन हरिया फिर राजा के महल में आता है, तो इस बार भी राजा से बात करने की उसकी हिम्मत नहीं होती और काफी समय तक बैठकर जैसे ही जाने लगता है, तभी राजा धनराज हरिया को रोककर कहता है। तुम तो वही हो ना जो पहले हमारे दरबार में आकर खाना और धन मांगते थे। बीते कुछ महीनों से तुम यहाँ क्यों नहीं आ रहे थे? और कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ तुम यहाँ आ रहे हो और बिना कुछ कहे, बिना कुछ लिए वापस चले जाते हो। आखिर माजरा क्या है? महाराज, गुस्ताखी की क्षमा चाहता हूँ, पर मेरी जान बख्श देना महाराज। जान बख्श देना मतलब क्या है तुम्हारा? महाराज, मेरा एक बेटा है और वो आपकी राजकुमारी से विवाह करना चाहता है। मैं यही रोज प्रस्ताव लेकर आपके पास आ रहा था, पर आपको ये बताने की हिम्मत मैं नहीं जुटा पा रहा था महाराज। ये सुनकर राजा धनराज सोच में पड़ जाता है। तुम अभी जाओ और कल आना, हम इसका जवाब तुम्हें कल देंगे। हरिया वहां से चला जाता है। मंत्री जी, ये आदमी तो एक भिखारी है और ये हमारी राजकुमारी का हाथ मांगने यहाँ कैसे आ गया? अब इसका क्या करना चाहिए? क्या ये कोई मजाक कर रहा था हमारे साथ? महाराज, मुझे नहीं लगता कि ये आदमी मजाक कर रहा था। कल आने दो उसे, हम उसे सीधे मना करके महल से बाहर निकाल देंगे। महाराज, हो सकता है इसमें ईश्वर की कोई मर्जी हो। मंत्री जी, ये आदमी एक भिखारी है और हम राजा। कैसे हमारी राजकुमारी का विवाह इस भिखारी के बेटे के साथ हो सकता है? महाराज, उसके प्रस्ताव को सीधे मना करना सही नहीं होगा। वो कल जब यहाँ आएगा तो आप उसके सामने कुछ शर्तें रखना। उसे कहना कि अगर आपके महल की तरह उसका भी महल होगा तो मैं अपनी राजकुमारी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, और जब बारात आएगी तो एक रास्ते कई किस्म के फल होने चाहिए और बारात जाते समय दूसरे रास्ते कई सारे फल होने चाहिए, और इन सब के लिए तुम्हारे पास केवल 2 दिन का समय रहेगा। अगर तुम ये कर दोगे तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे बेटी के साथ करवा दूंगा। ये सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है। अगले दिन जब हरिया राजा के पास आता है तो मंत्री के बताए अनुसार राजा हरिया को वो सारी शर्तें बताता है। महाराज, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है, जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा। इतना कहकर हरिया वहां से चला जाता है। मंत्री जी, इस आदमी ने तो हमारी सारी शर्तें मान ली, अब क्या करें? महाराज, शायद इसमें भी ईश्वर की ही मर्जी हो। इधर हरिया घर आकर लाल बादशाह को सारी बात बताता है।
ठीक है पिताश्री, राजा साहब की हर शर्त को हम पूरा करेंगे। तभी लाल बादशाह अपनी शक्ति से और कई सारी लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें हरिया को दे देता है। पिताश्री, कल रात आप इन लकड़ियों के टुकड़े को ले जाकर राजा के महल के रास्ते पर जमीन में गाड़ देना। अगले दिन रात में हरिया ऐसा ही करता है। वो अपने घर से लेकर राजा के महल तक जमीन में सारी लकड़ियों के टुकड़ों को गाड़ देता है। अगले दिन राजा धनराज के सैनिक और मंत्री हरिया के घर आते हैं तो उसका आलीशान महल देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो राजा साहब के महल जैसा ही महल है। तभी हरिया और सब लाल बादशाह की बारात लेकर रास्ते से जाते हैं तो रास्तों में अलग अलग किस्म के कई सारे फल थे। ये देखकर मंत्री और सब दंग रह जाते हैं। जब बारात राजा के महल में आती है तो मंत्री राजा को सारा माजरा बताता है। क्या हमारे महल की तरह ही इसका महल है और रास्ते में कई किस्म के फल भी थे? जी महाराज, इसने अपनी सारी शर्तें पूरी की हैं। अब वादे के मुताबिक राजा धनराज अपनी बेटी मानसी का विवाह लाल बादशाह के साथ करवा देता है और विवाह पूर्ण होते ही राजकुमारी मानसी लाल बादशाह के साथ हरिया के महल में आ जाती है। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगते हैं। राजकुमारी एक बहू होने के सारे फर्ज निभाती है। कुछ महीनों बाद राजकुमारी मानसी महल के बाहर अकेली बैठी थी। उस समय लाल बादशाह घर में नहीं था। तभी राजकुमारी के पास एक बूढ़ी महिला आती है। बिटिया, मैं सालों से हरिया और दामिनी को देख रही हूँ। ये तो काफी गरीब थे। इनका घर भी झोपड़ा था पर इनकी अपनी कोई संतान भी ना थी। फिर ना जाने कहाँ से इनके पास इतना बड़ा घर आ गया और उनका ये बेटा भी पता नहीं कहाँ से आ गया। ये सुनकर राजकुमारी दंग रह जाती है। मुझे ये सब नहीं पता। मुझे तो ये बताया गया था कि ये इनके बेटे हैं और इनके पास इतनी संपत्ति और महल ये सब है। बेटिया, मुझे इसमें जरूर इनकी कोई साजिश लग रही है। तू राजा साहब की बेटी है, कहीं तेरी जान को कोई खतरा ना हो। एक काम कर बिटिया, तू एक तलवार लेकर दरवाजे के पास खड़ी हो जा और जब तेरा पति घर आए तो तू उसे अंदर तब तक मत आने देना जब तक वो तुझे अपनी जात ना बता दे। कहीं इनकी ये बात सच तो नहीं है। पिताश्री भी बता रहे थे कि इनके पिता एक समय में हमारे महल में मदद मांगने आते थे। फिर इनके पास इतनी संपत्ति आई कहाँ से? राजकुमारी बूढ़ी महिला की बात सुनकर हैरत में पड़ जाती है। उसे भी उसकी बातों पर यकीन होने लगता है। शाम का समय राजकुमारी मानसी तलवार लिए दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। तभी लाल बादशाह वहां आ जाता है। अरे राजकुमारी, आप? लाल बादशाह जी, आप तभी घर के अंदर आ सकते हो जब तक आप मुझे अपनी जात नहीं बता देते। ये कैसा मजाक है राजकुमारी जी? चलिए अंदर चलिए। आज मैं आपकी जात जानकर ही रहूंगी, फिर चाहे मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। राजकुमारी मानसी जिद करने लगती है। देखिए राजकुमारी जी, आप जिद ना कीजिए वरना आप बहुत पछताएंगी। राजकुमारी एक नहीं सुनती। ठीक है, अंदर चलिए, मैं अपनी जात बताता हूँ। तभी दोनों अंदर आते हैं तो लाल बादशाह एक कटोरी में पानी लाकर सामने रखता है और उसमें राजकुमारी को देखने लगता है। क्या दिख रहा है इसमें? इसमें तो मेरा चेहरा दिख रहा है। तभी लाल बादशाह जैसे ही उस कटोरी में देखता है तो वो अचानक से गायब हो जाता है। अरे लाल बादशाह जी, कहाँ गायब हो गए? राजकुमारी लाल बादशाह को हर जगह तलाश करने लगती है
पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। ये आखिर गायब कहाँ हो गए? बेटा, वो एक इच्छाधारी नाग था। तुमने उससे उसकी जात नहीं पूछनी थी। अब वो कभी नहीं आएगा। वो हमेशा के लिए चला गया। तभी हरिया का वो महल वापस से पुराना पहले की तरह झोपड़ा घर बन जाता है। ये देखकर सब दंग रह जाते हैं। ये तो होना ही था। मैं अपने लाल बादशाह को ढूंढ कर रहूंगी। तभी राजकुमारी हर जगह लाल बादशाह को तलाश करने लगती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। वो हर किसी से उसके बारे में पूछती है, पर किसी ने भी लाल बादशाह को नहीं देखा था। कई महीने यूं ही बीत जाते हैं। एक शाम राजकुमारी अपने झोपड़े के बाहर बैठी थी। तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। बेटा, क्या मैं आज रात तुम्हारे घर में रुक सकता हूँ? मेरा गांव यहाँ से बहुत दूर है और अंधेरा भी होने को आया है। क्या आपने लाल बादशाह को देखा है? लाल बादशाह? हाँ हाँ हाँ, मैंने उसे देखा है। कहाँ देखा आपने उसे? अरे, एक रात मैं एक कुएं के पास वाले पेड़ पर बैठा लकड़ियां तोड़ रहा था। तभी मैंने देखा कि कुएं में अचानक रोशनी चमकने लगी और वहां कुएं के बाहर एक बड़ा सा टेबल अपने आप आ गया और उस पर कई सारा खाना था। तभी उस कुएं से लाल बादशाह बाहर आया और वो आधा खाना खाकर वापस चला गया। ये सुनकर राजकुमारी के होश उड़ जाते हैं। वो कुआं कहाँ है? मुझे वहां लेकर चलिए ना। तभी बूढ़ा आदमी राजकुमारी को दूर एक कुएं के पास लेकर आता है और दोनों वहीं छुप जाते हैं। थोड़े समय बाद कुएं से रोशनी निकलती है और उसमें से जैसे ही लाल बादशाह बाहर आता है तो राजकुमारी उसके सामने आ जाती है। लाल बादशाह, कहाँ चले गए थे आप? मैं आपके बिना कितनी परेशान हो रही थी। तुम्हें मेरी जात नहीं पूछनी चाहिए थी। कोई मुझसे मेरी जात पूछे, ये मुझे कतई पसंद नहीं है। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आज के बाद कभी आपसे ऐसे सवाल नहीं करूंगी। मेरे साथ घर चलिए। आपके बिना मैं एक पल भी नहीं रह पा रही हूँ। नहीं राजकुमारी जी, मैं एक इच्छाधारी सांप हूं। अब मैं वापस इंसानों के बीच आकर नहीं रह सकता। इस कुएं में मेरी रानी की मौत हुई थी, तब से मैं इसी कुएं में रह रहा हूं और रोज अपनी रानी की आत्मा के आने की राह देखता हूं, पर वो कभी मुझे दिखाई नहीं देती। अब जब तक मैं अपनी रानी से नहीं मिलूंगा तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मैंने आपसे विवाह इसलिए किया था क्योंकि मेरी रानी और आपकी शक्ल एक ही है। मेरी रानी आप ही की तरह दिखती थी और आपको देखकर मुझे अपनी रानी की कमी कभी महसूस नहीं होती थी। आपकी रानी भले ही अब इस संसार में नहीं है लाल बादशाह जी, पर मैं तो आपके सामने जीवित हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए लाल बादशाह जी। मैं आपसे बहुत प्रेम करने लगी हूँ। मैं आपके बिना नहीं रह पा रही हूँ लाल बादशाह जी। मुझे आपके पास आपके साथ रहना है। लाल बादशाह राजकुमारी को मना करता जाता है, पर राजकुमारी उसके साथ जाने की जिद पकड़ बैठी थी। ठीक है राजकुमारी जी, आप मेरे साथ चल सकती हो। तभी लाल बादशाह राजकुमारी को लेकर अपने नागलोक में चला जाता है।